तो आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हर जगह है, मतलब हमारे चारों तरफ, हवा, पानी, पत्थर, यहाँ तक कि हम खुद भी। हाँ, पदार्थ, मैटर। हाँ बिल्कुल, मैटर। हमारे आसपास की दुनिया इसी से तो बनी है। सही कहा। और इसे समझना वाकई में काफी दिलचस्प है। हमारे पास जो जानकारी है वो विज्ञान के एक चैप्टर से ली गई है जो इसी मैटर की प्रकृति को समझाता है। अच्छा। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि ये असल में है क्या, इसके अलग अलग रूप क्या हैं और इसके अंदर जो छोटे छोटे कण हैं उनकी कहानी क्या है। हाँ, और ये सोचना भी मजेदार है कि कितने पुराने जमाने से लोग इसके बारे में सोचते आए हैं। जैसे भारत में वो पंचतत्व वाली बात थी। हाँ, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल। वही, ये दिखाता है कि इंसान शुरू से ही अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश में लगा रहा है। बिल्कुल, और यही जानने की इच्छा ही तो विज्ञान की जड़ है। पुराने यूनानी दार्शनिकों ने भी तो ऐसे ही कुछ सोचा था। खैर, आज हम चीजों को उनके भौतिक गुणों, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, और रासायनिक प्रकृति के आधार पर बांटते हैं। ठीक है। और आज की हमारी ये चर्चा खास तौर पर फिजिकल प्रॉपर्टीज पर ही रहेगी। ओके। तो सबसे पहले ये मैटर या पदार्थ होता क्या है, अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो? कोई भी चीज जिसमें थोड़ा वजन हो, मतलब द्रव्यमान हो, मास हो, और जो थोड़ी जगह घेरती हो, जिसका कुछ वॉल्यूम हो। एकदम सही, परफेक्ट। हवा, पानी, खाना, पत्थर, रेत का एक छोटा सा कण, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी, ये सब मैटर है। अच्छा। और विज्ञान में हम इन्हें नापते भी हैं। वजन के लिए किलोग्राम, केजी, और जगह घेरने के लिए घन मीटर, एम क्यूब। हाँ, मीटर क्यूब। हालांकि आम जिंदगी में हम लीटर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, खासकर लिक्विड चीजों के लिए। क्या ये जैसे एक लकड़ी का पूरा ब्लॉक है जिसमें कोई टुकड़े नहीं, या फिर रेत के ढेर जैसा है जो छोटे छोटे कणों से बना है? हाँ, ये बड़ा सवाल था, बहुत बहस हुई इस पर। इसे समझने के लिए ना एक आसान सा प्रयोग सोचते हैं। मान लीजिए, जैसे उस चैप्टर में भी दिया है, एक्टिविटी 1.1 में, हाँ। एक ग्लास पानी लेते हैं, उसमें थोड़ी चीनी या नमक घोलते हैं, तो क्या होता है? वो तो घुल जाता है, गायब, दिखता ही नहीं फिर। और पानी का लेवल, वो भी कोई खास नहीं बढ़ता। बिल्कुल, यही तो पॉइंट है। वो नमक या चीनी गायब नहीं हुए, उनके बहुत छोटे छोटे कण, पानी के कणों के बीच जो खाली जगह थी। अच्छा, पानी के कणों के बीच भी जगह होती है? हाँ, उन्हीं खाली जगहों में ये नमक या चीनी के कण जाकर फिट हो गए, फैल गए, इसीलिए पानी का लेवल ज्यादा नहीं बढ़ा। इससे क्या साबित हुआ कि मैटर लगातार एक जैसा नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कणों से बना है, कणात्मक है, पार्टिकुलेट। और ये हमें कणों की पहली खासियत भी बताता है। उनके बीच खाली जगह होती है, स्पेस होता है, विशेषता 1.2। एक कमाल है, ये तो सोचा ही नहीं था कि पानी के कणों के बीच भी खाली जगह होगी। अच्छा, अगर ये कण हैं तो फिर कितने छोटे होते होंगे? मतलब क्या इतने छोटे कि हम देख भी नहीं सकते? बहुत ही ज्यादा छोटे। इसे समझने के लिए एक और एक्टिविटी है, 1.2। सोचिए, थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं जो लाल दवा होती है, बस 1 या 2 दाने। हाँ, वो पर्पल रंग की। हाँ वही। उसे मान लीजिए 100 मिलीलीटर पानी में घोलते हैं। पानी गुलाबी हो जाएगा। हाँ। अब इस गुलाबी पानी में से थोड़ा सा, मान लो 10 मिलीलीटर निकालते हैं और उसे 90 मिलीलीटर साफ पानी में मिला देते हैं। तो घोल और हल्का गुलाबी हो जाएगा, रंग फीका पड़ जाएगा। हाँ। और इस प्रोसेस को हम 5-6 बार दोहराएं। हर बार थोड़ा सा रंगीन पानी निकालकर साफ पानी में मिलाते जाएं। क्या होगा? रंग हल्का और हल्का और हल्का होता जाएगा, लेकिन शायद पूरी तरह गायब ना हो। सही पढ़ा। पानी का रंग हल्का होता जाएगा, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं होगा, थोड़ी सी रंगत आखिर तक बनी रहेगी। अगर पोटेशियम परमैंगनेट ना हो तो? डेटॉल की 2 बूंदों से भी ये कर सकते हैं। अच्छा, डेटॉल से? हाँ, आप घोल को कितना भी पतला करते जाएं, डेटॉल की वो खास महक आती ही रहेगी। हल्की होती जाएगी पर आएगी जरूर। अरे वाह, इसका मतलब उस एक छोटे से क्रिस्टल या 2 बूंद डेटॉल में लाखों करोड़ों कण थे। बिल्कुल। जो पानी में फैलते गए और इतने पतले घोल में भी मौजूद रहे। हाँ, ये वाकई हमारी कल्पना से भी छोटे हैं, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन स्मॉल। वाह। और क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं, तभी तो ये दूसरे पदार्थ के कणों के बीच की खाली जगहों में आसानी से फिट हो जाते हैं, जैसे नमक पानी में घुल गया था। ठीक है, 2 बातें समझ में आ गईं। पहली, पदार्थ कणों से बना है। दूसरी, कणों के बीच खाली जगह होती है। क्या इन नन्हे कणों की और भी कोई खासियत है? हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, ये कण कभी आराम नहीं करते, ये लगातार चलते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। चलते रहते हैं, पर हमें तो चीजें स्थिर दिखती हैं, जैसे ये मेज है या ये किताब, ये तो रुकी हुई हैं। हाँ,
हमें दिखती स्थिर हैं, पर उनके कण अंदर ही अंदर कंपन करते रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं, हिलते रहते हैं। अच्छा। इसे महसूस करने के लिए सोचिए एक एक्टिविटी 1.3 जैसा। कमरे के कोने में एक अगरबत्ती रखी है, बिना जली हुई। उसकी खुशबू के लिए क्या करना होगा? उसके बिल्कुल पास जाना पड़ेगा, नाक लगानी पड़ेगी शायद। सही। लेकिन जैसे ही हम उसे जलाते हैं, ओह, फिर तो महक पूरे कमरे में फैल जाती है, दूर बैठे भी पता चल जाता है। बिल्कुल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जलने पर धुएं और खुशबू के कण निकले और वो हवा में फैल गए। शायद हवा के कण भी उन्हें इधर-उधर ले गए। हाँ, और ये कण खुद ब खुद फैलते हैं, अपने आप। एक और उदाहरण देखें, एक्टिविटी 1.4 की तरह। एक ग्लास पानी में धीरे से नीली स्याही की एक बूंद डालें। दूसरे ग्लास में शहद की एक बूंद डालें। क्या दिखेगा? स्याही तो धीरे धीरे पूरे पानी में फैलने लगेगी, घुलने लगेगी। शहद? वो तो नीचे जाके बैठ जाएगा, फैलेगा भी तो बहुत ही धीरे। एकदम। और एक चीज और, एक्टिविटी 1.5। एक ग्लास में ठंडा पानी लें, दूसरे में गर्म। दोनों में पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा क्रिस्टल डाल दें। अच्छा। तो गर्म पानी में रंग ज्यादा तेजी से फैलेगा। बिल्कुल। गर्म पानी में रंग ज्यादा तेजी से घुलता है, फैलता है। ठीक है, तो इन सब से क्या पता चला? अगरबत्ती, स्याही, शहद, गर्म पानी। इन सब से यही पता चलता है कि पदार्थ के कण हमेशा हरकत में रहते हैं, मोशन में रहते हैं। उनमें होती है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, गति की ऊर्जा। हाँ, और जब हम अगरबत्ती जलाते हैं या पानी गर्म करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम तापमान बढ़ा रहे हैं? हाँ, तापमान बढ़ने से कणों को ज्यादा ऊर्जा मिलती है और वे और तेजी से भागने लगते हैं, ज्यादा जोर से कंपन करने लगते हैं। ओहो, तो ये बात है। तभी गरम अगरबत्ती की महक या गरम गरम खाने की खुशबू दूर तक और जल्दी पहुंच जाती है, ठंडे खाने की नहीं। एकदम सही। और गरम पानी में रंग भी इसीलिए तेजी से घुलता है क्योंकि कण ज्यादा तेजी से दौड़ रहे हैं। बिल्कुल। अलग अलग पदार्थों के कणों का अपने आप एक दूसरे में मिल जाना, घुल मिल जाना, इसी को कहते हैं विसरण, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। हाँ, गैसों में कण बहुत आज़ाद होते हैं, दूर दूर होते हैं, उनके बीच जगह भी ज़्यादा होती है, इसलिए गैसें सबसे तेज़ी से डिफ्यूज़ होती हैं, जैसे खुशबू। तरल चीज़ों में थोड़ा धीरे होता है डिफ्यूजन, जैसे स्याही, और ठोस चीज़ों में तो ये बहुत ही धीमा होता है। समझ गए। तो कणों के बीच जगह है, वे लगातार चलते रहते हैं, पर फिर चीजें एक साथ जुड़ी कैसे रहती हैं? ये मेज बिखर क्यों नहीं जाती अगर इसके कण घूम रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल। यही आती है कणों की तीसरी खासियत, वो ये कि पदार्थ के कण एक दूसरे को खींचते भी हैं, आकर्षित करते हैं। खींचते हैं? उनके बीच एक आकर्षण बल काम करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उन्हें पकड़ कर रखता है, बांध कर रखता है। विशेषता 1.2.3। आकर्षण बल मतलब वो एक दूसरे को पसंद करते हैं एक तरह से। हाँ, एक तरह से कह सकती हैं। हाँ, इसे समझने के लिए वो एक्टिविटी 1.6 सोचिए। स्कूल में बच्चे हाथ पकड़कर चेन बनाते हैं ना। हाँ। तो मान लीजिए एक ग्रुप ने एक दूसरे को बहुत कसकर पकड़ा हुआ है, दूसरे ने सिर्फ हाथ मिलाया है और तीसरे ने बस उंगलियों से छुआ है एक दूसरे को। अब कौन सी चेन को तोड़ना सबसे आसान होगा? जाहिर है जिन्होंने सिर्फ उंगलियों से छुआ है। कसकर पकड़े हुए को तोड़ना सबसे मुश्किल होगा। बिल्कुल। इसी तरह अलग अलग पदार्थों के कणों के बीच का ये खिंचाव या आकर्षण बल भी अलग अलग होता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। अच्छा। एक और एक्टिविटी 1.7 सोचें। एक लोहे की कील लें, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड। तीनों को तोड़ने की कोशिश करें, हथौड़े से मारकर या काटकर या खींचकर। किसे तोड़ना सबसे मुश्किल है? लोहे की कील को। वो तो बहुत मजबूत होती है। चौक तो आसानी से टूट जाएगा, पाउडर बच जाएगा। रबर बैंड खिंच जाएगा, शायद ज्यादा खींचने पर टूट भी जाए। सही। इससे क्या पता चला? कि लोहे के कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत मजबूत है। चौक के कणों में कमजोर है, इसलिए वो आसानी से बिखर जाता है। रबर बैंड में खिंचाव ऐसा है कि कण थोड़ा दूर तो जाते हैं पर पूरी तरह अलग नहीं होते, जब तक बहुत ज्यादा जोर ना लगे। एक आखिरी उदाहरण, एक्टिविटी 1.8। पानी की सतह पर अपनी उंगली चलाकर उसे काटने की कोशिश करें। क्या पानी कट जाता है, अलग हो जाता है? नहीं तो। जैसे ही उंगली हटाते हैं पानी फिर से जुड़ जाता है, एक जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी के कणों के बीच का आकर्षण उन्हें वापस खींच लाता है। यही आकर्षण बल है जो चीजों को जोड़े रखता है। अच्छा। ठोस चीजों जैसे लोहा में ये बल सबसे ज्यादा होता है, तरल जैसे पानी में कम होता है, और गैसों में तो ये बहुत ही कम होता है, ना के बराबर। ओह, इसीलिए गोताखोर पानी को आसानी से चीरता हुआ निकल जाता है। हाँ, लकड़ी के तख्ते को तोड़ने के लिए तो कराटे एक्सपर्ट बनना पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि पानी के कणों के बीच खिंचाव कम है,
वो हट जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। लकड़ी के कणों में खिंचाव बहुत ज्यादा है। वाह, तो ये हैं कणों की 3 बड़ी बातें। उनके बीच खाली जगह होती है, वे हमेशा हिलते डुलते रहते हैं यानी उनमें गतिज ऊर्जा होती है, और वे एक दूसरे को खींचते हैं यानी उनके बीच आकर्षण बल होता है। एकदम सही। और इन्हीं 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से, उनके बैलेंस से तय होता है कि कोई चीज कैसी दिखेगी। मतलब वो ठोस होगी, तरल होगी या गैस। पदार्थ की अवस्थाएं इन्हीं पर निर्भर करती हैं। हाँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो हम जानते हैं। चलिए पहले ठोस यानी सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, जैसे पेन, किताब, सुई, लकड़ी का टुकड़ा। एक्टिविटी 1.9 वाले उदाहरण, इनकी क्या खास पहचान है? देखिए, ठोस चीजों का अपना एक पक्का आकार होता है, डेफिनेट शेप, और उनका आयतन, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। उनकी सीमाएं भी साफ दिखती हैं, डेफिनेट बाउंड्रीज। वे आमतौर पर कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं, मतलब अपना आकार आसानी से नहीं बदलते। और उन्हें दबाना, मतलब संपीड़ित करना, कंप्रेस करना, लगभग नामुमकिन होता है। दबते नहीं है आसानी से। हाँ, आप जोर लगाएंगे तो वे शायद टूट जाएं, पर दबेंगे नहीं। उनकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। लेकिन रबर बैंड का क्या? वो तो खिंच जाता है, आकार बदल लेता है। हाँ। और चीनी या नमक, उन्हें जिस डिब्बे में डालो उसी का आकार ले लेते हैं। सही सवाल। और स्पंज, उसे तो हम दबा सकते हैं, पिचका सकते हैं, तो क्या ये ठोस नहीं हुए? अच्छे पॉइंट्स हैं। ये थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, पर हाँ, ये ठोस ही हैं। देखिए, रबर बैंड पर जब हम जोर लगाते हैं तो उसका आकार बदलता है, लेकिन जैसे ही जोर हटाते हैं, वो वापस अपने पुराने आकार में आ जाता है। बिल्कुल। अगर बहुत ज्यादा जोर लगाओ तो वो टूट जाएगा, पर वो बहेगा ही, लिक्विड की तरह। अब चीनी या नमक की बात करें, उनका ढेर बर्तन का आकार लेता है, ये सही है। हाँ। पर अगर आप एक दाना देखें, एक क्रिस्टल, हाँ, उसका तो अपना एक फिक्स आकार होता है, क्यूब जैसा या कुछ और। एग्जैक्टली। और स्पंज, उसमें क्या होता है? छोटे छोटे छेद होते हैं। हाँ, पोर्स, जिनमें हवा फंसी होती है। जब हम उसे दबाते हैं तो वो हवा बाहर निकल जाती है, इसीलिए वो दब जाता है। स्पंज का जो ठोस ढांचा है वो नहीं दबता। अच्छा, ये बात है। तो ये कंफ्यूजन दूर हुआ। ठीक है, अब आते हैं तरल अवस्था पर, लिक्विड स्टेट। पानी, तेल, दूध, जूस, एक्टिविटी 1.10 वाले, इनमें क्या खास है? तरल चीजों का आयतन, वॉल्यूम तो फिक्स होता है। 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा, चाहे जग में रखो या बाल्टी में। हाँ। लेकिन उनका आकार फिक्स नहीं होता। उन्हें जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेते हैं। सही। वे बह सकते हैं, उनमें तरलता होती है, फ्लूइडिटी, इसलिए वे कठोर नहीं होते, रिजिड में ही होते। और जैसा हमने पहले भी देखा, तरल चीजें अपने अंदर दूसरी चीजों को घोल सकती हैं। हाँ बिल्कुल। ठोस चीजें जैसे चीनी पानी में, तरल चीजें जैसे नींबू का रस पानी में, और गैसें भी। गैसें भी घुलती हैं पानी में। हाँ, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही तो मछलियाँ और पानी के पौधे जिंदा रह पाते हैं। ये बहुत जरूरी है। अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं था। और तरल में चीजें शायद ठोस के मुकाबले ज्यादा आसानी से घुल जाती हैं, डिफ्यूज हो जाती हैं। हाँ, आमतौर पर। क्योंकि कणों के बीच जगह थोड़ी ज्यादा है और वे घूम फिर भी सकते हैं ठोस के मुकाबले। बिल्कुल सही सोचा। तरल अवस्था में कण ठोस के मुकाबले थोड़े दूर होते हैं, ज्यादा आजादी से घूम सकते हैं, और उनके बीच का खिंचाव भी थोड़ा कम होता है। इसीलिए डिफ्यूजन ठोस से तेज होता है। ठीक है, और फिर आती है तीसरी अवस्था, गैसीय अवस्था, गैस स्टेट। हवा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वो सिरिंज वाला प्रयोग याद है, एक्टिविटी 1.11, जिसमें हवा, पानी और चॉक भरकर दबाने की कोशिश की थी। हाँ, याद है। उससे क्या पता चला था? कि हवा वाली सिरिंज सबसे ज्यादा दबी थी, पानी और चॉक वाली तो लगभग दबी ही नहीं। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि गैसों को बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है, वे हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। अच्छा। तरल और ठोस लगभग इनकंप्रेसिबल होते हैं। इसी गुण के कारण, इसी कंप्रेसिबिलिटी के कारण हम घरों में एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल कर पाते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हाँ, और गाड़ियों में सीएनजी, अच्छा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बहुत सारी गैस को दबाकर छोटे से सिलेंडर में भर दिया जाता है। सही बात है। और गैसों का तो न कोई पक्का आकार होता है, न पक्का आयतन। बिल्कुल नहीं। उनका ना डेफिनेट शेप होता है, ना डेफिनेट वॉल्यूम। वे जिस भी बर्तन में रखी जाती हैं उसे पूरी तरह भर लेती हैं। पूरी तरह। हाँ, उनके कण तो बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत तेजी से, बेतरतीब ढंग से, रैंडमली इधर उधर भागते रहते हैं। ओह। इसी तेज रफ्तार और ज्यादा खाली जगह के कारण गैसें बहुत तेजी से फैलती हैं, डिफ्यूज होती हैं। जैसे रसोई में कुछ अच्छा पकड़ा हो तो खुशबू तुरंत पूरे घर में फैल जाती है। हाँ, ये तो रोज होता है।
और ये भागते हुए कण बर्तन की दीवारों से लगातार टकराते रहते हैं, जोर-जोर से। इसी टक्कर से गैस का दबाव बनता है, प्रेशर। अच्छा, दीवारों पर टक्कर मारने से प्रेशर बनता है। तो अगर हम तीनों को एक साथ देखें, जैसे उस चित्र 1.5 में दिखाया जाता है अक्सर, तो ठोस में कण बिल्कुल पास-पास एक रेगुलर पैटर्न में जमे हुए हैं, बस अपनी जगह पर कांप रहे हैं। सही। तरल में कण थोड़े दूर, कोई खास पैटर्न नहीं, एक दूसरे पर फिसल रहे हैं, घूम रहे हैं। हाँ। और गैस में कण बहुत दूर दूर, पूरी तरह आजाद और बहुत तेजी से भाग रहे हैं इधर उधर। एकदम बढ़िया समरी। कण कैसे जमे हैं, कितनी तेजी से चल रहे हैं और एक दूसरे को कितना खींच रहे हैं, यही 3 चीजें मिलकर तय करती हैं कि चीज ठोस होगी, तरल या गैस। पर हम देखते हैं कि चीजें बदलती भी हैं। पानी बर्फ बन जाता है, या फिर पानी गर्म करो तो भाप बनकर उड़ जाता है। मतलब ये अवस्थाएं फिक्स नहीं है, बदल सकती हैं। हाँ, बिल्कुल बदल सकती हैं। क्या तापमान बदलने से ऐसा होता है? हाँ, अवस्था बदलना मुमकिन है, और इसमें तापमान और दबाव यानी प्रेशर, इन दोनों का बड़ा हाथ होता है। अच्छा, प्रेशर का भी? हाँ, पहले तापमान का असर देखते हैं, जैसे एक्टिविटी 1.12 में था। सोचिए हम बर्फ के टुकड़े को गर्म कर रहे हैं, बीकर में रखकर। तो वो पिघलकर पानी बन जाएगा। सही। अब ये होता कैसे है? कणों के लेवल पर। जब हम गर्मी देते हैं तो कणों को ऊर्जा मिलती है। कौन सी ऊर्जा? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। बिल्कुल। उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, वे ज्यादा तेजी से कांपने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। फिर एक पॉइंट आता है जब उनके पास इतनी ऊर्जा हो जाती है कि वे अपने पड़ोसी कणों का जो आकर्षण बल है, जो खिंचाव है, उसे तोड़ देते हैं। हाँ, उसे ओवरकम कर लेते हैं, तोड़कर थोड़ा आजाद हो जाते हैं और एक दूसरे पर फिसलने लगते हैं। ठोस पिघलकर तरल बन जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं संगलन, फ्यूजन। और जिस तापमान पर ऐसा होता है उसे गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। एकदम। बर्फ के लिए ये 0 डिग्री सेल्सियस है, या केल्विन में कहें तो 273.15 के। हाँ, केल्विन एसआई यूनिट है तापमान की। बिल्कुल। और ये मेल्टिंग पॉइंट हमें बताता है कि कणों के बीच का आकर्षण कितना मजबूत है। जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, उतना मजबूत आकर्षण। अच्छा। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। जब बर्फ पिघल रही होती है, अगर आप उसमें थर्मामीटर लगाकर देखें तो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर ही अटका रहता है। क्या? जब तक सारी बर्फ पिघल ना जाए? हाँ, जब तक सारी बर्फ पिघल नहीं जाती, तापमान 0 डिग्री ही रहेगा, भले ही आप नीचे से लगातार गर्मी दे रहे हो। अरे हाँ, ऐसा क्यों होता है? वो गर्मी जा कर रही है फिर, अगर तापमान नहीं बढ़ रहा तो? बहुत अच्छा सवाल है। वो गर्मी तापमान बढ़ाने के बजाय कणों के बीच के बंधन तोड़ने में खर्च हो रही है। यानी अवस्था बदलने में, ठोस से तरल बनाने में इस्तेमाल हो रही है। ये ऊर्जा सिस्टम में छिप जाती है, लेटेंट हो जाती है। इसीलिए इसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। लेटेंट हीट, छिपी हुई ऊष्मा। कमाल है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है, उसके कणों के पास 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ है, उसके कणों से ज्यादा ऊर्जा होती है, क्योंकि उसमें ये छिपी हुई ऊष्मा भी शामिल है। एग्जैक्टली। वाह, ये तो गजब की बात है। तो अब पानी बन गया, उसे और गर्म करें तो पानी का तापमान बढ़ेगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10, 50, 90, कण और तेज भागेंगे। उनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी। हाँ। फिर एक और तापमान आएगा। पानी के लिए वो है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। हाँ, इस तापमान पर कणों के पास इतनी ज्यादा ऊर्जा आ जाती है कि वे एक दूसरे का साथ पूरी तरह छोड़कर आजाद हो जाते हैं, हवा में भागने लगते हैं। मतलब गैस बन जाते हैं। भाप। हाँ। तरल उबलने लगता है और गैस यानी भाप, स्टीम या वाटर वेपर बनने लगता है। इस तापमान को कहते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। और ये एक समग्र घटना है, बल्क फेनोमेनन। मतलब सिर्फ सतह से नहीं, पानी के अंदर से भी बुलबुले उठते हैं और पूरा का पूरा पानी उबलने लगता है। अच्छा। और क्या यहाँ भी वो छिपी हुई गर्मी वाला चक्कर है, जैसे मेल्टिंग में था? हाँ, बिल्कुल है। उबलते हुए पानी का तापमान भी 100 डिग्री पर तब तक रुका रहता है जब तक सारा पानी भाप न बन जाए, चाहे आप कितनी भी गर्मी देते रहे। तो यहाँ भी गर्मी अवस्था बदलने में लग रही है। हाँ, यहाँ जो गर्मी दी जा रही है वो तरल को गैस में बदलने में खर्च हो रही है। इसे कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और मजे की बात यह है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो भाप है, उसके कणों में 100 डिग्री सेल्सियस पर जो उबलता पानी है, उसके कणों से ज्यादा ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? यही लेटेंट हीट वाली। तो इसलिए कहते हैं कि भाप से जलना
उबलते पानी से जलने से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि भाप में ज्यादा गर्मी छिपी होती है। बिल्कुल सही। बाप रे, ये जानना तो बहुत जरूरी है किचन में काम करते वक्त। हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि ठोस चीज पिघले बिना, मतलब तरल बने बिना सीधे गैस बन जाए? मैंने सुना है कपूर के साथ ऐसा होता है। हाँ, कुछ पदार्थ ऐसा करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। कपूर या नेफ्थलीन बॉल्स जो कपड़ों में रखते हैं कीड़े भगाने के लिए, वो इसके अच्छे उदाहरण हैं। एक्टिविटी 1.13 इसी पर है। आप उन्हें गर्म करें, वे पिघलेंगे नहीं, सीधे गैस बनकर उड़ जाएंगे। अच्छा। और इसका उल्टा भी होता है। जब ये गैस ठंडी होती है तो बिना तरल बने सीधे ठोस बन जाती है। इसे कहते हैं निक्षेपण, डिपोजिशन। तभी तो वो अलमारी में रखी रखी कपूर या नेफ्थलीन की गोलियां छोटी होती जाती हैं और गायब हो जाती हैं, वो सब्लिमेट हो जाती हैं। हाँ, धीरे धीरे। अच्छा, हमने तापमान का असर देखा। क्या दबाव बदलने से भी अवस्था बदल सकती है? जैसे अगर हम गैस को दबाएं तो क्या होगा? गैस को दबाएंगे तो कण पास पास आएंगे। बिल्कुल। और अगर हम गैस पर दबाव बढ़ाएं और साथ में तापमान कम कर दें तो कण इतने पास आ जाते हैं कि उनके बीच का आकर्षण बल काम करने लगता है और गैस तरल में बदल सकती है, लिक्विफाई हो सकती है। अच्छा, तो गैसों को लिक्विड बनाने का यही तरीका है, प्रेशर बढ़ाओ और ठंडा करो। हाँ, यही तरीका है। जैसे एलपीजी सिलेंडर में होता है, उसके अंदर गैस बहुत हाई प्रेशर पर होती है, इसलिए लिक्विड फॉर्म में होती है। ओह। एक और बहुत बढ़िया उदाहरण है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2। उसे ड्राई आइस कहते हैं ना, सूखी बर्फ। हाँ बिल्कुल, ड्राई आइस। इसे बहुत ज्यादा दबाव पर स्टोर किया जाता है। जैसे ही दबाव कम करते हैं, मतलब आम हवा के दबाव जितना करते हैं, ये बिना पिघले सीधे गैस में बदल जाती है, सब्लिमेट हो जाती है। इसीलिए इसे सूखी बर्फ कहते हैं, क्योंकि ये गीला नहीं करती, पिघलती नहीं। एग्जैक्टली। तो कुल मिलाकर तापमान और दबाव, ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि कोई चीज ठोस रहेगी, तरल या गैस। जैसा कि उस डायग्राम चित्र 1.9 में दिखाया जाता है ना, तीनों अवस्थाओं और उनके बदलावों का। समझ गए। ये सब तो बहुत दिलचस्प है, पर एक और चीज है जो हम रोज देखते हैं, वाष्पीकरण, इवापोरेशन। हाँ। जैसे गीले कपड़े सूख जाते हैं या फर्श पर पानी गिर जाए तो थोड़ी देर में गायब हो जाता है, तालाब का पानी धीरे धीरे कम हो जाता है। ये उबलने यानी बॉइलिंग से अलग कैसे है? बॉइलिंग तो 100 डिग्री पर होती है पानी की। बिल्कुल सही सवाल। देखिए, उबलना यानी क्वथन या बॉइलिंग, वो एक फिक्स तापमान पर होता है जिसे क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और उसमें पूरा का पूरा तरल एक साथ गैस बनता है, अंदर से भी। हाँ। लेकिन वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन, ये किसी भी तापमान पर हो सकता है, क्वथनांक से कम पर भी, कमरे के तापमान पर भी होता रहता है। अच्छा। और दूसरी बड़ी बात, ये सिर्फ सतह पर होता है, सरफेस पर। इसीलिए इसे सतही घटना या सरफेस फेनोमेनन कहते हैं। सिर्फ सतह पर? कैसे? होता यह है कि तरल की सतह पर जो कण होते हैं, उनमें से कुछ के पास बाकियों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है, रैंडमली। अच्छा। अगर उन्हें इतनी ऊर्जा मिल जाए कि वे नीचे वाले कणों का आकर्षण तोड़ सकें, तो वे उड़कर हवा में चले जाते हैं, मतलब वाष्प बन जाते हैं, वेपर बन जाते हैं। ये धीरे धीरे होता रहता है, एक एक करके कण उड़ते रहते हैं। ओह, तो कपड़े इसीलिए सूखते हैं, सतह से पानी के कण उड़ते रहते हैं। ये किन चीजों पर निर्भर करता है कि वाष्पीकरण तेज होगा या धीमा? वो एक एक्टिविटी थी ना जिसमें कटोरी और टेस्ट ट्यूब में पानी रखा था, या पंखे के नीचे? हाँ, वाष्पीकरण की रफ्तार कई बातों पर निर्भर करती है। 4 मुख्य बातें हैं। 4? कौन कौन सी? पहली, सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। सतह जितनी ज्यादा फैली हुई होगी, उतने ज्यादा कणों को एक साथ उड़ने का मौका मिलेगा। अच्छा। तो वाष्पीकरण तेज होगा, इसीलिए हम कपड़े सुखाने के लिए फैलाते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। हाँ, ये तो करते हैं। दूसरा है तापमान, टेम्परेचर। तापमान ज्यादा होगा तो कणों के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ज्यादा कणों के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो उड़ सकें। इसलिए धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, गर्म दिनों में पानी जल्दी उड़ता है। सही। तीसरा? तीसरा है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब हवा में नमी? हाँ, हवा में पहले से कितनी नमी आने जलवाष्प मौजूद है। अगर हवा में पहले से ही बहुत नमी है तो वो और नमी मुश्किल से लेगी, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। इसलिए ज्यादा आर्द्रता में, ह्यूमिडिटी में वाष्पीकरण धीमा हो जाता है। ओह, तभी बरसात के मौसम में कपड़े बड़ी मुश्किल से सूखते हैं, क्योंकि हवा में नमी ज्यादा होती है। बिल्कुल। और चौथी चीज है हवा की गति, विंड स्पीड। हवा, उसका क्या असर होता है? तेज हवा चलती है तो वो सतह के पास जमा हुए वाष्प कणों को उड़ा ले लाती है अपने साथ। अच्छा। इससे सतह के पास वाष्प कम हो जाती है
और नीचे से और कणों को उड़ने की जगह मिल जाती है। इसलिए तेज हवा में वाष्पीकरण तेज होता है। हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं। समझ गई। सतह का एरिया, तापमान, हवा में नमी और हवा की रफ्तार, ये चारों चीजें वाष्पीकरण को प्रभावित करती हैं। हाँ, और ये भी सुना है कि वाष्पीकरण से ठंडक महसूस होती है, कूलिंग होती है। जैसे पसीना आने के बाद हवा लगे तो ठंडा लगता है। बिल्कुल। ये वाष्पीकरण का एक बहुत जरूरी नतीजा है, कूलिंग इफेक्ट। ये कैसे होता है? देखिए, जब कण सतह से उड़ते हैं, वेपर बनते हैं, तो उन्हें उड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। याद है वो लेटेंट हीट वाली बात? हाँ, अवस्था बदलने के लिए ऊर्जा। वही। तो ये ऊर्जा वे कहाँ से लेते हैं? वे अपने आसपास से लेते हैं, यानी बाकी बचे तरल से, या जिस सतह पर वो तरल है, जैसे हमारी त्वचा, उससे ऊर्जा खींच लेते हैं। ओह! जब आसपास की चीजों से गर्मी खींच जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है, तो वे ठंडी हो जाती हैं। उनका तापमान गिर जाता है। अच्छा, तो पसीना जब उड़ता है तो वो हमारी त्वचा से गर्मी लेकर उड़ता और हमें ठंडा महसूस होता है। एग्जैक्टली। पसीना आना हमारे शरीर का तापमान कंट्रोल करने का नेचुरल तरीका है। इसके कुछ और उदाहरण है रोज की जिंदगी में इस कूलिंग इफेक्ट के? बेरों है। अपनी हथेली पर थोड़ा स्पिरिट या पेट्रोल या नेल पॉलिश रिमूवर डालिए, वो तेजी से उड़ेगा, इवेपोरेट होगा और हथेली एकदम ठंडी महसूस होगी। हाँ, ये किया है। गर्मियों में लोग जमीन या छत पर पानी छिड़कते हैं। क्यों? ताकि ठंडक हो जाए। तो वो पानी उड़ता है और सतह ठंडी हो जाती है। हाँ, पानी जब उड़ता है तो सतह से गर्मी खींच लेता है और पानी की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन काफी ज्यादा होती है, इसलिए वो काफी कूलिंग करता है। और मिट्टी के घड़े, मटके में पानी ठंडा कैसे रहता है? उसमें तो फ्रिज नहीं होता। वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। मटके में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स। हाँ। उन छेदों से पानी रिस कर बाहर आता है और मटके की बाहरी सतह से लगातार उड़ता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है। और ये इवेपोरेशन अंदर के पानी से गर्मी खींचता है, जिससे अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। कमाल है, बिना बिजली के फ्रिज। हाँ। बिल्कुल। और गर्मियों में सूती कपड़े, कॉटन के कपड़े पहनने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि सूती कपड़ा पसीना अच्छे से सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ। फिर वो पसीना कपड़े की बड़ी सतह पर फैल जाता है, सरफेस एरिया बढ़ गया। अब वहां से वो आसानी से वाष्पित होता है, इवेपोरेट होता है और शरीर को ठंडक देता है। वाह, ये तो सब जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी चीज जी। जब हम फ्रिज से कोई ठंडे पानी का ग्लास या बोतल निकालते हैं तो उसके बाहर पानी की बूंदें कहाँ से आ जाती हैं? क्या ग्लास से पानी रिसता है, लीक होता है? नहीं, वो गिलास से नहीं आता, वो हवा से आता है। हवा से? कैसे? ये वाष्पीकरण का ठीक उल्टा प्रोसेस है। इसे कहते हैं संघनन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन? हवा में हमेशा थोड़ी नमी तो होती ही है, जलवाष्प के रूप में। हमें दिखती नहीं पर होती है। जब यह हवा ठंडे गिलास की सतह से टकराती है तो हवा ठंडी हो जाती है। ठंडी हवा ज्यादा नमी नहीं रोक सकती। अच्छा। तो हवा में जो जलवाष्प के कण हैं, वे ठंडी सतह के संपर्क में आकर अपनी ऊर्जा खो देते हैं और वापस तरल पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाते हैं। और वही बूंदें हमें ग्लास के बाहर चिपकी हुई दिखती हैं। अरे वाह, मतलब वो हवा का पानी है जो गिलास पर जम गया। हाँ, एक तरह से। वाह, मतलब पदार्थ की दुनिया तो वाकई बड़ी अजीब और दिलचस्प है। चलिए, हमने आज जो बातें की उन्हें फटाफट दोहरा लेते हैं। हाँ, जरूर। सबसे पहले, पदार्थ या मैटर वो है जो जगह घेरे, जिसमें वजन यानी द्रव्यमान हो और जो बहुत छोटे कणों से बना है। सही। और इन कणों की 3 खासियतें हैं। उनके बीच खाली जगह होती है, वे हमेशा चलते रहते हैं, यानी उनमें गतिज ऊर्जा होती है, और वे एक दूसरे को खींचते हैं, यानी उनके बीच आकर्षण बल होता है। और इन्हीं में फर्क होने से पदार्थ की 3 आम अवस्थाएं बनती हैं: ठोस, तरल और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिनके गुण अलग-अलग होते हैं। बिल्कुल। और तापमान या दबाव बदलकर इन अवस्थाओं को एक दूसरे में बदला जा सकता है, जैसे पिघलना, जमना, उबलना, संघनन और ऊर्ध्वपातन। इसमें गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट का भी बड़ा रोल है। हाँ, वो छिपी हुई गर्मी। और आखिर में हमने वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन को समझा, जो किसी भी तापमान पर सिर्फ सतह से होता है और ठंडक पैदा करता है। और उसकी रफ्तार सतह के क्षेत्रफल, तापमान, हवा में नमी यानी आर्द्रता और हवा की गति पर निर्भर करती है। ये तो पदार्थ की दुनिया में एक जबरदस्त गोता रहा। काफी कुछ समझ आया। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अच्छा, क्या? हमने देखा कि कणों के बीच खिंचाव होता है, ठोस में सबसे ज्यादा, गैस में सबसे कम। पर क्या कोई ऐसी भी हालत हो सकती है जहां कणों के बीच कोई खिंचाव ना हो, या इतनी ज्यादा ऊर्जा हो कि कण अपनी पहचान ही खो दें? क्या ऐसी अवस्थाएं होती हैं? हाँ, आज का विज्ञान
पदार्थ की कुछ और अवस्थाओं के बारे में भी जानता है, जैसे प्लाज्मा, जो सूरज और तारों में होता है, बहुत ही गर्म, या फिर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो बहुत ही ज्यादा ठंडे तापमान पर बनता है। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। हाँ, तो सोचने वाली बात है कि ये मामूली से दिखने वाले कण और उनकी ये अवस्थाएं मिलकर कितनी हैरत अंगेज, कितनी कॉम्प्लेक्स और अद्भुत दुनिया बनाते हैं हमारे चारों ओर। वाकई, सोचने के लिए बहुत कुछ है। इस दिलचस्प बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।